कहते हैं पद्मिनी बेहद सुंदर थी। राघव चेतन ने एक दिन पद्मिनी को देख लिया और वो मृत्यु जगह गिर गया। और ये बात पता चली रतन सिंह, और रतन सिंह ने कहा, अरे यार तुम पराई महिलाओं के प्रति इस प्रकार की नजरें रखते हो, आज के बाद दरबार में दिख गए ना टांगे तोड़ दूंगा मैं। तो राघव चेतन को बेइज्जती करके वहां से निकाल दिया गया। अब राघव चेतन कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मेवाड़ वालों की दुश्मनी दिल्ली के साथ थी, मेवाड़ वालों की दुश्मनी अब राघव चेतन के साथ थी। तो राघव चेतन किसके पास चला गया? दिल्ली। दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और कहते हैं कि उसने अलाउद्दीन खिलजी को जाके कहा कि इस प्रकार एक बहुत सुंदर सी रानी है पद्मिनी, और तुम्हें वो प्राप्त करनी चाहिए। और इस चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर कहां कर दिया हमला। अब अलाउद्दीन कभी अपने दरबार में बैठ के टांग पे टांग देके कहता पूरा हिंदुस्तान मेरे कब्जे में है, और आगे जो 4-5 मंत्री बैठे रहते वही एक दूसरे के कोने मार मार के हंसते देख के बावली बावली बातें करता है। अलाउद्दीन खिलजी किले पे कब्जा करता है 25 अगस्त 1303 को। अब वो किले के अंदर घुसा, उसका यह था कि उसका बड़ा नुकसान हुआ बाहर। एक तो 8 महीनों से पड़ा आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए, यार को रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, बाहर बैठे में बाहर ने खाना पीना ढंग से मिल पा रहा है आपको एकदम। दूसरा, जब बाहर अंदर वाले बाहर आए लड़ाई करने के लिए, तो अब अंदर वाले तो 10,000 मरे, आपके 20-30 हजार लेके मरे, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ गया। किले के चक्कर में 30,000 की सेना सेट हुआ गया मैं। पर आदमी को लगता है कोई बात नहीं, कितने सैनिक मर जाओ, कितने दुख प्राप्त कर लो, अंदर जाते इसके परिवार को उठा के ले जाऊंगा। अंदर गया तो कुछ ही नहीं, अंदर केवल राख है। तो लो लिखो पद्मिनी, नाम सुन रखा होगा आपने, लिखो यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, पिता गंधर्व सेन, माता चंपावती। लिखो यह रतन सिंह की रानी थी। रतन सिंह के दरबार में एक व्यक्ति था, उसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? ये अलाउद्दीन खिलजी के पास गया रतन सिंह से नाराज होके, और इसने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। किसको बताया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहां का राजा है? दिल्ली। उसको पद्मिनी के बारे में कौन बताता जाके? 1540 की बात है। कब की बात है? 1540। एक कवि हुआ है, उस कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है कवि का? मलिक मोहम्मद। जौनपुर का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? यूपी में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है? जौनपुर। तो जौनपुर का रहने वाला कौन था? कहां पड़ता है जौनपुर? कहां पड़ता है? अयोध्या के पास में। किसके पास में? अयोध्या के आसपास की भाषा है अवधी। कौन सी भाषा है? इस व्यक्ति ने अवधी भाषा में एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है पद्मावत। कौन सी बुक है? तो पद्मावत किसने लिखी? कौन सी भाषा में लिखी? वो खुद कहां का रहने वाला था, और उसने ये बुक कब लिखी? अब सुनो, देखो अब एक एक लाइन पढ़ते हैं। पद्मिनी के बारे में पहली लाइन हमने क्या पढ़ी? यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? ऐसी एक कहानी है कि सिंहल द्वीप की एक राजकुमारी, और राजकुमारी का नाम क्या है? पद्मिनी। तो पहला सवाल तो है कि सिंहल द्वीप कहां? तो हम कहते हैं श्रीलंका। क्या कहते हैं? श्रीलंका। इसका मतलब श्रीलंका की एक राजकुमारी, और राजकुमारी का नाम क्या है? पद्मिनी। और वहां के जो राजा है, सिंहल द्वीप के जो राजा है, उन राजा का नाम है गंधर्व सेन, और उनकी जो रानी है उनका नाम क्या है? चंपावत। सिंहल द्वीप एक है, वहां के राजा गंधर्व सेन है, वहां की रानी चंपावती है, और उनकी जो राजकुमारी, उस राजकुमारी का नाम क्या है? पद्मिनी। मेवाड़ का या चित्तौड़ का कह लीजिए, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, तो मेवाड़ का या चित्तौड़ का जो राजा, उस राजा का नाम क्या है? रतन सिंह। कहानियां ये बताती है कि एक बार उस रतन सिंह के पास में एक तोता आया, उस तोते का नाम था हीरामन। क्या नाम था? और उस तोते ने आगे रतन सिंह को कहा कि रतन सिंह जी, यहां से 7 समंदर पार एक इतनी सुंदर राजकुमारी रहती है कि पानी पीती है तो गर्दन से दिखता है। और रतन सिंह जी को लगेगा अच्छा इतनी सुंदर राजकुमारी है, और रतन सिंह जी ने कहा अरे यार ये तो ठीक बात बताई। तोते ने कहा फॉलो मी। तो राजा तोते के पीछे पीछे कहां चला गया? सिंहल द्वीप। कहां चला गया? अगली भी राजकुमारी थी, राजकुमारी राजा की बेटी है, राजा की बेटी है तो महल के अंदर रहती है। अब महल में तो घुसे कैसे भाई साहब मिलने के लिए? कई दिन इधर उधर घूमे, कोई जुगाड़ बिठाया कि कोई मिलने का तरीका हो सकता है, लेकिन कोई मिलने का तरीका मिला नहीं। कहानी ये कहती है कि रतन सिंह 7 वर्षों तक सन्यासी के भेष में घूमते रहे। कितने वर्षों तक? कैसे न कैसे कोई जुगाड़ हो जाए। 7 वर्षों बाद गंधर्व सेन की नजर पड़ी रतन सिंह पे, जो कि सिंहल द्वीप का राजा है, और उसने कहा कि अरे यार तुम तो अच्छे घर के मालूम होते हो, और इतनी यंग एज में क्यों सन्यासी बन गए? क्या कारण है? और रतन सिंह ने कहा साहब कारण तो आपके महलों के अंदर है, मैं तो आपकी राजकुमारी के चक्कर में आया था, और मेरे को यहाँ पे क्या बनना पड़ गया? सन्यासी। और गंधर्व सेन को पता चला कि साहब मेवाड़ का रावल खुद मेरी राजकुमारी से शादी करने के लिए, उसने कहा साहब धन घड़ी धन भाग, हमारी इतनी किस्मत कहां कि मेवाड़ के राजा के साथ ब्याह करे, और लो साहब आप तो ब्याह करो जाओ। और पद्मिनी की गंधर्व सेन ने शादी कर दी। रतन सिंह जी पद्मिनी को लेकर मेवाड़ लौट आए। उनके दरबार में एक विद्वान व्यक्ति रहता, उस विद्वान व्यक्ति का नाम है राघव चेतन। क्या नाम है? पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हैं पद्मिनी बेहद सुंदर थी। राघव चेतन ने एक दिन पद्मिनी को देख लिया और वो मृत्यु जगह गिर गया, बेहोशी हो गया वो तो। और ये बात पता चली रतन सिंह, और रतन सिंह ने कहा अरे यार तुम पराई महिलाओं के प्रति इस प्रकार की नजरें रखते हो, आज के बाद दरबार में दिख गए ना टांगे तोड़ दूंगा मैं। तो राघव चेतन को बेइज्जती करके वहां से निकाल दिया गया। अब राघव चेतन कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मेवाड़ वालों की दुश्मनी दिल्ली के साथ थी, मेवाड़ वालों की दुश्मनी अब राघव चेतन के साथ थी। तो राघव चेतन किसके पास चला गया? दिल्ली। दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और कहते हैं कि उसने अलाउद्दीन खिलजी को जाके कहा कि इस प्रकार एक बहुत सुंदर सी रानी है पद्मिनी, और तुम्हें वो प्राप्त करनी चाहिए। और इस चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर कहां कर दिया हमला। ऐसी कहानी मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी बुक में लिखी है। इस बुक का नाम है पद्मावत, जो कि कब लिखी गई थी? 1540। जो कौन सी भाषा में लिखी गई? ये कहानी ढंग की झूठ है जो मैंने अभी तक सुनाई, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना। हम पहली लाइन पढ़ते हैं कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? और हम कहते हैं सिंहल द्वीप कहां पर है? श्रीलंका। वहां का राजा कौन था? गंधर्व सेन। उस समय वहां का गंधर्व सेन नाम का कोई राजा नहीं था।
उस समय छोड़िए, उसके 100 साल पहले 100 साल बाद में भी गंधर्व सेन नाम का कोई राजा नहीं है वहां पर, ना कोई चंपावती नाम की रानी है, ना उनकी कोई पद्मिनी नाम की राजकुमारी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर दूसरा, यदि थोड़ा प्रैक्टिकल होकर कोई सोचे तो भी उसके समझ में है कि मेवाड़ से श्रीलंका जाके शादी करना उस समय किसी भी प्रकार से संभव, जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं था, तो किसी प्रकार से संभव नहीं। कोई थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचे तो वो सोचता कि ऐसे तोते मिलते कहाँ हैं जो आके इस प्रकार की सूचनाएं देते हैं। इवन तोते का नाम और पता है हमें, मतलब तोते ने आगे राजा को कहा, हाय माई सेल्फ हीरामन, और राजा जी थोड़ा थोड़ा मेरे साथ चलेंगे तो मैं ठीक व्यवस्था करवा सकता हूं आपके लिए। यदि ऐसे तोते होते तो सब लड़के अपने, ताकि उनको पार्कों में चक्कर नहीं मारने पड़ते, और तोता उनको कह देता कि भाई 3 गली छोड़ के पीछे मकान नंबर इतने इतने में उधर चक्कर मारे तो ठीक रहे। फिर तो तोते ही लाते यार सारे, फिर तो कोई दूसरी व्यवस्था ही नहीं करनी पड़ती भाई साहब, ब्याह करने ही क्यों पड़ते, सब तोतों के माध्यम से कर लिया करते। मलिक मोहम्मद जायसी ने कहानी लिखी है 1540 में। कब लिखी है? अच्छा, कहानी कहती है 7 वर्षों तक रतन सिंह जोगी के बेस में घूमता रहा। रतन सिंह 1 साल राजा रहा था। राजा ही कितना रहा था? कब मृत्यु हो गई रतन सिंह की? 1303। कहानी है 1540, मतलब 237 साल बाद, 237 ईयर्स आफ्टर, 237 साल बाद में एक व्यक्ति ने, जो कि भारत के उस किनारे पर बैठा है जौनपुर, जिसने अपने जीवन में कभी चित्तौड़ नहीं देखा है, जो राजस्थान के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसने कहानी लिख दी और हम उसको हिस्ट्री मानते हैं, हम उसको पढ़ते हो रहे हैं। और हमारी तो क्या गलती, किताबें पढ़ाती हो रहे हैं और हम इन चीजों के अंदर ही रहते हैं। यदि कोई थोड़ा सा बीइंग राजस्थानी होने के नाते थोड़ा सा सोच लेता, आसपास में ध्यान देता, मैं नोटिस करता हूं कई बार यार घरों के अंदर आज भी कोई नई नई शादी होती है ना किसी की, तो मम्मी उम्र की सारी महिलाएं बीननी देखने जाती है, तो बीननी देख के आते हैं, बीननी देख के आते हैं, फिर महिलाएं उसकी तारीफ या बुराइयां करती है कि बीननी फूट रही है कि नहीं है। आज भी कोई बहुत ज्यादा फूट रही बीननी आ जाए तो आज ही कहते हैं भाई रे पद्मिनी लगे, कैसी दिखती है? पद्मिनी दिखती है। इसका मतलब सुंदर महिलाओं के लिए अपने यहां शब्द ही क्या था? पद्मिनी। जहां तक इसकी बात है, इस पद्मिनी की बात है, अपने राजस्थान के दोहे कहते हैं कि वो बीकानेर में एक जगह पड़ती है पुगल। बीकानेर में जगह कौन सी है? वो पुगल की राजकुमारी थी। इवन अपने यहां दोहे हैं खूब पुराने कि पुगल गडरी पद्मणि तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जलम लियोन परिणीगढ़ चित्तौड़। पुगल गडरी पद्मणि है पुगलगढ़ की पद्मिनी, तू रानी सिरमोड़, तू सभी रानियों में सिरमोर है। जैसलमेर जलम लियो, तब बीकानेर होता ही नहीं, मतलब स्टेट जैसलमेर लगता था। जैसलमेर जलम लियो, तुम जैसलमेर रियासत में पैदा हुई, परिणीगढ़ चित्तौड़, और चित्तौड़ में जाके तेरी शादी हुई। तो साफ साफ कहता है कि वो राजकुमारी कहां की है? पुगल। कहां की राजकुमारी है? पुगल। जो पुगल उस समय किसका पार्ट हुआ करता? जैसलमेर। और उसकी शादी कहां पर जाके हुई? अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी ने पुगल नहीं लिखा, उसने लिखा है सिंगल। क्या लिखा है? पुगल 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 करते करते उस तक कहानी पहुंची, तो उस तक की कहानी में क्या हो गया? सिंगल। उसके सिंगल को हमारे वाले इतिहासकारों ने कहा कि हमें लगता है ये सिंहल है, और यदि वो सिंहल है तो वो क्या है? फिर श्रीलंका है। हमें लगने को तो कुछ ही लग सकता है। मैं बताऊं, आज भी पश्चिमी राजस्थान में कोई लड़का यदि नखरे दिखाए कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, ये तो लंबी नहीं है, ये तो पतली नहीं है, कोई इस प्रकार की यदि बातें करे, तो घर वाले माँ बाप कह देते हैं चुप रह, देख लेंगे कौन सी पुगल की पद्मणी आएगी। आज भी पद्मणियां तो कहां की मानी जाती है? पुगल बीकानेर में जगह पड़ती है। यहां से चित्तौड़ शादी होनी कोई बड़ी बात नहीं है कि पुगल से चित्तौड़ शादी हुई होगी, बीकानेर से चित्तौड़। हालांकि पुराने टाइम में यह भी बहुत दूरी थी, पर फिर भी राजस्थान का राजस्थान तो है, वहां पे तो की जा सकती है। फिर घटना के 250 साल बाद में कोई लिख रहा है, 200 साल बाद में कोई लिख रहा है, तो पता नहीं कितने नमक मिर्च लगे कहानियों में। मैं कहता हूं आज मैंने अभी जो आपको कहानी सुने ना जस्ट, ये आप घर पे जाके अपने रूममेट को सुनाओगे ना, तो आप मेरे वाली कहानी में 2 नमक मिर्च लगाओगे। क्या आप कहोगे अगर सर ने आज बताया था कि एक रानी इतनी सुंदर थी, हो पूछो मत बस, यूं पानी पीती थी तो अरे टपकता रहता था, सुराहीदार गर्दन थी उसकी, सर ने क्या वर्णन किया, तुम अपने घर जाके इस प्रकार की बात बता दोगे, तो चीजें जुड़ती है। एक सीरिया के बहुत बड़े राइटर वे खलील जिब्रान, कौन वे? पढ़ना कभी खलील जिब्रान को, तो पक्का ही पढ़ना तुम। खलील जिब्रान अपनी एक कहानी में कहते हैं कि एक दिन गांव के चौराहे पे कुछ लड़के खड़े थे, और उन लड़कों में से एक लड़के ने कहा अरे देखो देखो, आसमान के अंदर 7 हंस उड़ते जा रहे हैं। उनमें से एक लड़के ने देखा पर देखो, उस 7वें हंस के दाएं पैर के पास एक छोटा काला सा तिल है। और सबने नोटिस किया कि हाँ, उनमें से एक सफेद हंस के छोटा काला सा तिल था। तो गांव में गए, उन्होंने गांव में जाकर कहा आज हमने एक 7 हंसों का जोड़ा देखा, तो उनमें से एक हंस के इतना बड़ा काला दाग था। आज भी उसी गांव में वही कहानी सुनाई जाती है, किसी समय हमारे गांव में 7 काले हंस रहा करते थे, तिल बढ़ गया उनका इतना हुआ, फिर किसी ने एक पूरा हंस खड़ा किया, धीरे धीरे 7 हंसी पूरे पूरे क्या हो गए? काले हो गए। पर चूंकि भाई यही व्यवस्था है, इसी से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ना और पढ़ाना पड़ता है। बाकी इन चीजों में कतई कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई इतनी है कि पद्मिनी नाम की एक रानी है रतन सिंह की, राघव चेतन नाम का एक कोई व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी को उसके बारे में बता रहा होगा, और उस पर एक किताब लिखने वाले बंदे का नाम क्या? मलिक मोहम्मद जायसी। उसने पद्मावत नाम की कविता लिखी। क्या लिखी है? और कविताएं इतिहास नहीं होती, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। इसका मतलब कवि कल्पनाएं करता है, इमेजिनेशन है, एग्जेजरेशन करता है, ये उसका एग्जेजरेशन है। हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है, बनती है, हम जो एग्जेजरेशन है, हम जो इमेजिनेशन है, उसमें से सही चीजें छांट लें, बाकी चीजों को कविता ही रहने दें। कविता कविता रहे तब तक ठीक है, वो इतिहास बननी नहीं चाहिए। अब एक इसमें यह है कि भाई उसने अलाउद्दीन खिलजी को जाके बताया, और ये हम हिस्ट्री के अंदर जानते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक कर दिया था। उसने अटैक किया था 1303 में। आप ना कभी भारत का मैप स्टडी करेंगे ना, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग करने के लिए बीच में एक पर्वतमाला, उसका नाम है विंध्याचल।
क्या नाम है? विंध्याचल पर्वतमाला नॉर्थ इंडिया को और साउथ इंडिया को क्या कर देती है? अलग अलग कर देती है। उन दिनों जब ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा नहीं था, कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं था, तो विंध्याचल क्रॉस करना इतना सरल नहीं था। कोई बहुत बहादुर व्यक्ति होता जो विंध्याचल क्रॉस करके साउथ पर अटैक कर देता। बाकी ज्यादातर लोग सोचते कि नहीं यार, नॉर्थ नॉर्थ में राज कर लेते हैं, साउथ वाले सोचते साउथ साउथ में राज कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वो राजा जिसने विंध्याचल क्रॉस कर ली थी। क्या क्रॉस कर ली थी? विंध्याचल। और विंध्याचल क्रॉस करके उसने कहां पर हमले कर दिए थे? साउथ इंडिया। कहां पे? अब ये तो अब क्यों किया उसने? बताओ, साउथ इंडिया पे हमले क्यों किए होंगे? क्योंकि अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है। हर राजा चाहता है उसका राज्य बड़ा से बड़ा हो। उसको लगा नॉर्थ में क्यों रहे, मैं कहां तक हमले कर दूं? साउथ। तो जो बंदा साउथ पे हमला कर रहा है वो दिल्ली के ठीक पास में, उस पर तो पक्का ही हमला करेगा। दिल्ली के ठीक पास में क्या है? मेवाड़। तो मेवाड़ पे तो उसका हमला है। तो उसके हमले का मुख्य कारण यह है कि वो अपने जो एम्पायर है उसको बढ़ाना चाहता है, अपना जो राज्य है उसका विस्तार करना चाहता है। यही तो होगा। अभी मैंने आपको बताया कि भूताला युद्ध के बाद में जयद्रथ सिंह ने अपनी राजधानी चेंज की, और जयद्रथ सिंह ने अपनी राजधानी चेंज करके कहां बना दी थी? क्यों? चित्तौड़। क्यों चित्तौड़? ऊंचाई पर बना। क्या फर्क पड़ता है ऊंचाई पर बना हुआ? तो जल्दी से दुश्मन वहां पर आक्रमण है और आप ऊंचे हो, दुश्मन अटैक भी कर देगा, तो आपकी लोकेशन ठीक है। बताओ, आप छत पे 5 जने बैठ जाओ, दरवाजा बंद कर दो, नीचे 500 आदमी खड़े कर दो, आप मार दोगे उनको बाटे मार मार के। यदि पत्थर भी होंगे ना आपके पास तो नहीं घुसने दोगे, क्योंकि आप ऊपर हो। जिसकी लोकेशन ऊपर होती है वो हमेशा प्रभावी रहता है इस मामले के अंदर, क्योंकि नीचे वाला ऊपर पत्थर फेंकेगा, आप तक पहुंचेंगे नहीं, आप सटीक तरीके से मार पाओगे। फिर आपको दिख रहे हैं निशाने लगा लगा के। तो इसलिए अपने ज्यादातर राजधानियां किलों के अंदर है, किले हमेशा पहाड़ पे बने हुए। आप चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर, कोई किला उठा के देखिए, सारे के सारे किले किसके ऊपर बनाए गए? पहाड़ों के। क्योंकि वहां युद्ध की दृष्टि से वो बहुत ठीक है, जल्दी से अटैक होगा नहीं, और अटैक हो गया तो भी अपने फायदे के अंदर है, सामने बड़ा फायदे के अंदर। इसका मतलब युद्ध की दृष्टि से अच्छा महत्व है उसका। युद्ध के लिए हिंदी में एक शब्द होता है समर। युद्ध को क्या कहते हैं? तो युद्ध से जो संबंधित चीजें होती है उनको बोलते हैं सामरिक। क्या बोलते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी इसलिए अटैक करना चाहता है क्योंकि चित्तौड़ के किले की कैसी इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसकी ज्यादा है, इसलिए वो चाहता है इस किले पर मैं क्या कर लूं? कब्जा। तो कभी मेरे को भी इस किले में रहना पड़े तो दुश्मन जल्दी से अटैक नहीं कर पाए। अभी मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया में 4 बड़े स्टेट थे, दिल्ली, मेवाड़, गुजरात और मालवा। उनमें दोनों जगह बड़ी पैसे वाली जगह थी, गुजरात और मालवा। कारण गुजरात के पास में पानी है, जहां पर पानी होगा वहां पर ट्रेड बहुत होगा, है ना। सी रूट पूरा उधर से खुलेगा तो वो व्यापार खूब होगा वहां पे। गुजरात वालों के पास पैसे थे क्योंकि उनके पास में अरब सागर लग जाता था उस साइड के अंदर। मालवा वालों के पास पैसे थे क्योंकि काली मिट्टी है, फसलें बहुत अच्छी होती है वहां पर, तो मालवा की फसलें बहुत अच्छी, गुजरात का व्यापार बहुत अच्छा। तो जहां पे ट्रेड ज्यादा होगा, जहां पे फर्टाइल लैंड होगी और फसलें ज्यादा होगी, वहां पे टैक्स कम होंगे ज्यादा। हर राजा क्या चाहता है? टैक्स उसके पास ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी का ये, अलाउद्दीन खिलजी कहां का राजा है? दिल्ली। तो उसका मानना है कि मैं 2 जगह कब्जा करूंगा। तो गुजरात मेरे कहां पे? गुजरात और मालवा। और गुजरात और मालवा दिल्ली से बहुत दूर पड़ते हैं। फिर दूसरा, यदि आपको गुजरात और मालवा जाना है तो रूट ये है, आपको मेवाड़ से अंदर होकर दिल्ली से गुजरात जाना पड़ेगा, मेवाड़ के अंदर होकर आपको दिल्ली से कहां जाना पड़ेगा? पहली बात तो गुजरात दिल्ली से दूर है, मालवा दिल्ली से दूर है, डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि मान लो एक बार दिल्ली का राजा आ गया, उसने मेवाड़ वाले कहा प्लीज यार जाने दे, और उसने जाने दिया, वो गुजरात पे कब्जा कर लिया, फिर वो गुजरात पे कब्जा करके वापस दिल्ली चला गया। थोड़े दिन बाद गुजरात वाले वापस मना कर देते कि नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता था कि दिल्ली वाले का वापस इतना जल्दी आना संभव, फटाफट इतनी जल्दी नहीं आ पाओगे भाई साहब। इसलिए अलाउद्दीन के दिमाग में यह है कि यदि मैं इस चित्तौड़ पे कब्जा कर लूं और यहां पर एक मेरा बंदा बिठा दूं तो यहां बैठ के गुजरात भी कंट्रोल हो जाएगा, और यहां बैठ के क्या कंट्रोल हो जाएगा? क्योंकि दिल्ली से गुजरात और दिल्ली के मालवा के जो रास्ते हैं उनके बीच में क्या पड़ता था? और सुनना, अपने सारे किले ट्रेड रूट्स पर है। सारे किले कहां बनाए गए भाई? कभी आप ना सोच के देखना, जैसलमेर है, क्यों बना लिया उस आदमी ने किला वहां? आज भी जनसंख्या की डेंसिटी 17 है, पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 17 आदमी रहते हैं वहां, 17। दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात। किला बना 1155 में, आज के 900 बरस पहले। क्या था वहां पे उसके पास कि वो बना गया? दूसरी बड़ी बात, क्यों राजा रुपए कहां से लाया? तो हम कहते हैं उसने टैक्स लिए। किससे? कि किसानों से। खेती होगी तो ही तो टैक्स लेगा। तो मुझे इंडस्ट्री तो पूरे राजस्थान में नहीं है। तो अब ट्रेड किसका? ना तो फसलें हैं ना इंडस्ट्री है, तो ट्रेड करोगे क्या? और उसके बाद ट्रेड रूट था कि दिल्ली से जो भी सिंध जाएगा, दिल्ली से सिंध में ट्रेड होता था, दिल्ली की तरफ ट्रेड होता है, गुजरात की तरफ ट्रेड होता है, मालवा की तरफ ट्रेड होता है, जो भी सिंध की तरफ जाएंगे, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, वो जैसलमेर होके जाएंगे। बीच में वो बैठा था, वो कमीशन लेता दोनों से, तो कहता मैं सिक्योरिटी दूंगा, तुम मेरे को टैक्स देके जाओ। इसलिए अपने राजस्थान की सबसे मुख्य चीज ये थी कि हम ट्रेड रूट के ऊपर थे। सारे के सारे ट्रेड रूट भारत में जो भी निकलेंगे राजस्थान क्रॉस करके निकलेंगे। यदि आपको दिल्ली से अफगानिस्तान जाना है वाया राजस्थान, यदि आपको दिल्ली से सेंट्रल एशिया की तरफ जाना है वाया राजस्थान, यदि आपको दिल्ली से मालवा की तरफ जाना है राजस्थान, दिल्ली से गुजरात जाना है, दिल्ली से सिंध जाना है, दिल्ली से साउथ इंडिया जाना है, सारे के सारे राजस्थान से होके जाते। तो अपने राजाओं ने उन पॉइंट्स पे बना लिए जहां जहां पे रूट्स थे कि टैक्स लाओ, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे। इसलिए सारे के सारे जो किले हैं वो पहाड़ों के ऊपर है ताकि अटैक नहीं हो। सारे के सारे किले एकदम ट्रेड रूट के ऊपर बने हैं। रूट है, यूं नहीं कि अचानक किसी जंगल में जाकर हमने कोई किला बना के छोड़ दिया वहां पे ना, रास्ता वैसा, इस रास्ते से जाओगे तो हमें टैक्स देके जाओगे। इसलिए चित्तौड़ के किले की कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। कैसी इंपॉर्टेंस है? क्योंकि वो ट्रेड रूट पे है। किस पे है? कौन से ट्रेड रूट पे? दिल्ली टू मालवा, दिल्ली टू 1299 की बात। कब की बात है? अलाउद्दीन खिलजी जा रहा है गुजरात। उस समय मेवाड़ का जो राजा उसका नाम है समर सिंह।
क्या नाम है? तेज सिंह के बाद और रतन सिंह से पहले बीच में जो राजा बना था 1273 से 1302 के बीच में, वो राजा कौन था? समर सिंह। किसके पिताजी हैं? रतन सिंह। रतन सिंह का जो पिता, उसका नाम क्या था? समर। समर सिंह राजा कब की बात है? 1299, 1299 की बात है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से कहां अटैक करने के लिए जा रहा है? गुजरात। दिल्ली से गुजरात जाओगे तो रास्ते में क्या आएगा? मेवाड़। तो उसने समर सिंह को कहा कि भाई गुजरात जाना है, रास्ता दे। तो उसने कहा टैक्स, रास्ते से जो भी जाएगा मुझे क्या देके जाएगा? तो उसने कहा तुम्हारे साथ तो पंगा ही नहीं ले रहा, मैं तो सीधा सीधा गुजरात जाके लूटपाट करके आ रहा हूं। उसने कहा कुछ ही कर तू आगे जाके, यहाँ टैक्स देके जा। अलाउद्दीन ने कहा स्टाफ, राजा राजा वाला तो छोड़, मैं राजा तू राजा, ये टोल टैक्स तो मत ले। तो उसने कहा ना लगेगा, पूरा लगेगा। अलाउद्दीन ने कहा मैं वापस आते थे, हम तुम्हें मारूंगा, देख लेना। तब का तब देखेंगे, टैक्स ला वरना वापस ले लेना। अलाउद्दीन टैक्स देके चुपचाप गुजरात गया, गुजरात को लूटा, चुपचाप दिल्ली चला गया। अलाउद्दीन तो क्या पता इस बात को भूल भी जाता, पर अड़ोसी पड़ोसी ऐसी बातें भूलने नहीं देते भाई साहब। अब अलाउद्दीन कभी अपने दरबार में बैठ के टांग पे टांग देके कहता पूरा हिंदुस्तान मेरे कब्जे में, और आगे जो 4-5 मंत्री बैठे रहते वही एक दूसरे के कोने मार मार के हंसते, देख के बावली बावली बातें करता है। अलाउद्दीन पूछ रहा है अरे किस बात की हंसियारे हो गए? नहीं हो, पुरानी बात याद आ गई थी हमें। तो कौन सी पुरानी बात याद है? बताओ मुझे। कि वो एक बार कहीं हम जा रहे थे, हमें टोल टैक्स देना पड़ गया था। अलाउद्दीन के लिए इज्जत का सवाल हो गया था कि चित्तौड़ नहीं जीता तो पड़ोसी नहीं जीने देंगे अपने को। और राज डर से चलता है। राज किससे चलता है? जिस दिन डर समाप्त हो गया ना, उस दिन आप हटा दी जाओगे। जब आपके मंत्री नहीं डरेंगे, मंत्री में लगेगा साहब राजा का तो पुदीना छोड़ा आ गया था चित्तौड़ में, वहां पे टैक्स देके जाना पड़ गया था। जब ये नहीं डरेंगे तो इनमें से कोई खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए जरूरी हो गया था उसके लिए कहां पर अटैक करे। अब मुझे बताओ, समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स ले लेता है, तेज सिंह बलबन को हरा के वापस भेजता है, जैतर सिंह इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद दोनों को हरा देता है। मेवाड़ कमजोर हो रहा है या ताकतवर हो रहा है? कोई भी राजा कभी नहीं चाहेगा उसका पड़ोसी ताकतवर हो जाए। अलाउद्दीन को लगता है आज चित्तौड़ टैक्स ले रहा है, कल को इधर दिल्ली आ जाएगा वैसा, और दिल्ली आके टैक्स मांग लेगा। इसलिए अलाउद्दीन चाहता है कि चित्तौड़ कम से कम कंट्रोल किया जाए, इसके लिए अटैक करना जरूरी है। वास्तव में तो अलाउद्दीन के हमले के कारण ये थे कि वो अपने एम्पायर एक्सपेंशन करना चाहता है, चित्तौड़ का फोर्ट स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल इंपोर्टेंस रखता है, गुजरात जाते हुए उसको टैक्स देना पड़ गया था, इसलिए मेवाड़ को क्या करना चाहता है? कंट्रोल। पर फिर आपको लगता है कि सर महत्वपूर्ण कारण आप भूल रहे हो, क्योंकि आपने बचपन से वही पढ़ा था। तो एक कारण और लिखो, पद्मिनी की सुंदरता। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए, मेंस में क्वेश्चन आए कि अलाउद्दीन खिलजी के हमले के कारण क्या थे, ऊपर वाले 5 लिखने हैं, जगह बचे तो ये लिख देना भले। पर मैं फिर भी तुम्हें कहूंगा कि मैं तुम्हें कितना भी इस बात को समझा दूं, तुम सबसे पहले यही लिखोगे, क्योंकि तुम्हारी याद यही रहेगा, बाकी याद नहीं रहेंगे। अभी तो क्या नए नए जुम्मे 3 ही दिन हुए जी पढ़ते हुए, तो अपने को ऊपर वाले कारण भी याद हो रहे हैं। तो ये होता तो क्या है कि मैं महीने भर पढ़ा के चला जाता हूं, मेरे बाद में नया सब्जेक्ट लग जाता है, पॉलिटी के बाद में बायोलॉजी के बाद में इकोलॉजी के बाद में लॉ के बाद में साइकोलॉजी के बाद में कोई तीसरा सब्जेक्ट लग जाता है। यूं कोई 12 महीने बाद में जब आपको पूछता है ना मलिक मोहम्मद जायसी, तो आप वापस पूछ लेते हो आदमी है किताब है कौन मलिक मोहम्मद जायसी? तो पुस्तक का सा नाम दिखता है हमें, कौन हो सकता है मलिक मोहम्मद जायसी? तो तब तक जाते जाते आपके ऊपर वाले कारण तो विस्मृत हो जाएंगे, भूल जाओगे आप। आपके एक याद रहेगा स्मृतियों में हमेशा, वो कौन सा है? फिर मेंस में क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन खिलजी के हमले के कारण क्या थे? आप लिखते हो हमले का मुख्य कारण पद्मिनी की सुंदरता थी। सुंदरता के लिए आक्रमण कई बार किए जाते थे, पहले भी इस प्रकार के आक्रमण होते रहे, यहां तक कि मैं तो देखता हूं आज भी कई बार आपके फिर दिमाग में रह कि मेरी बात आ गई, सर ने कहा था ये मुख्य नहीं है, मुख्य दूसरे हैं, पर मुख्य याद नहीं आएंगे। फिर आप लिखो हालांकि अन्य कारण भी जिम्मेदार थे, पर फिर भी मुख्य तो मुख्य होता है इसलिए याद ऊपर वाले कारण रखना है, इस वाले पे अपने ज्यादा। 100 बात की एक बात की, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में अपने काम पर अटैक किया चित्तौड़। लड़ने के 2 तरीके थे बेसिकली। एक तरीका था मैदान में लड़ना। कहां पे लड़ना? मैदान। कब? जब सेनाएं बराबर हो, कि आपकी सेना 10,000 दुश्मन की 10,000, या अंतर हो थोड़ा बहुत, आपकी 10,000 पर दुश्मन की 15, 18, 20, तब तक भी चला लिया करते। एक दूसरा तरीका था किले में बैठ के लड़ना। कौन सा तरीका था? जब दुश्मन की सेना बहुत ज्यादा हो, आपकी 10,000, सामने वाले के पास 1,00,000, तब पता था कि मैदान में जाके लड़ने का कोई मतलब है। फिर किले के अंदर बैठ के लड़ते हैं, अपनी लोकेशन अच्छी जगह पर है तो नीचे से इनको मारते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने। अलाउद्दीन खिलजी इस बार बड़ी भयंकर विशाल सेना लेकर आया था, उसने किले के चारों तरफ घेरा डाला। आप चित्तौड़ के किले को कभी जाके देखोगे ना, तो चित्तौड़ का किला एक पठार पर बना हुआ, एक प्लेट्यू है, मेसा का पठार, एक प्लेट्यू पे बना हुआ किला है, एक प्लेट्यू उस पर एक किला है। यदि इस प्लेट्यू को चारों तरफ से घेर लिया जाए तो किले की सप्लाई कट हो जाएगी। यदि आप बहुत बड़ी सेना लेके और किले को चारों तरफ से घेर के बैठ जाओ तो किले के आने जाने के रास्ते पूरी तरीके से क्या कर दोगे? बंद। अलाउद्दीन ने चारों तरफ घेरा डाला। अच्छा, जब इतने बड़े कोई आक्रमण होते हैं ना कि इतनी बड़ी बड़ी सेना आ गई, तो राजा का मुख्य काम क्या है? राजा का मुख्य काम है प्रजा की रक्षा करना, जो जनता आपको टैक्स देती है उसकी रक्षा करना। होता क्या था कि जब इतनी बड़ी सेना आएगी और किले का घेरा डालेगी, और यदि प्रजा बाहर बैठी है, गांव के अंदर बैठी है, चित्तौड़ के अंदर बैठी है प्रजा, तो सेना, जो दुश्मन की सेना, सबसे पहले प्रजा पर अत्याचार करेगी। वो उनके घरों में जाके जबरदस्ती रोटियां बनाओ, अनाज दो, महिलाओं को उठा के लेके जाएंगे, बच्चों कहेंगे काम करो हमें जाके। तो राजा को लगता है इतनी बड़ी सेना आई है, मैं बाहर जाके लड़ नहीं सकता, तो क्या किया जाए? तो पब्लिक को पूरी को अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, अंदर आ जाओ सारे के सारे। खूब सारे लोग अंदर पहले से रहते थे। आप चित्तौड़ का किला देखिए कभी, उसमें खेती होती है, अंदर किले के अंदर खेती होती है, तो खूब सारी जनता तो किले के अंदर रहती, जो बाकी भी थोड़ी बाहर होती है उसको किले के अंदर शिफ्ट कर लेते कि अब सारे किले के अंदर बैठे। अब क्या करना है? तो अब उनके पास ये था कि ऊपर से अटैक करेंगे, अपने नीचे दुश्मन बैठा उसको नुकसान पहुंचाएंगे, और फिर उनके दिमाग में यह भी होता था कि कितने दिन तक बाहर बैठा रहेगा। जब इतनी बड़ी सेना लेके आया तो हथियार, खाना पीना कहां से करेगा? तो थोड़े दिनों में इसको जाना ही पड़ेगा यहां से, क्योंकि दिल्ली से सामान मंगवाने में जोर आएगा,
तो सप्लाई उसको भी नहीं मिल पाएगी ढंग से। और ज्यादातर मामलों में ऐसा होता था कि दुश्मन अटैक करता, बड़ी सेना लेके आता, कोई किले का दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गया, बाहर वाला महीने 1.5 महीने बैठा रहता, फिर मरने दे रहे, जो लूटपाट करके इधर उधर जो मिला उसको लेके चला जाता। इस पर अलाउद्दीन 8 महीने बैठ गया था। कितने महीने बैठ गया? अब 8 महीने तक जब दुश्मन बाहर बैठा है, आपकी सप्लाई कट है, आपके अंदर खूब सारे लोग हैं, तो आपका खाना पीना भी तो समाप्त होगा। किले के अंदर अनाज और पानी समाप्त हो गया। अब आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है मर जाओ भूखे, अंदर बैठे रहोगे भूखे मर जाएंगे लेकिन दरवाजे खोलेंगे नहीं। दूसरा तरीका सरेंडर कर दो। संधि कर रहे हैं हम तो सरेंडर कर रहे हैं। इनको लगता था कि यार दोनों ही नहीं करने, ना तो भूखा मरना ना सरेंडर करना। तो फिर तीसरा क्या बता? लड़ो। तो फिर तीसरे में लड़ाई करते। तो लड़ाई में तो पक्का ही है कि तुम तो मरोगे। सामने वाले के पास 1 लाख है, तुम 10,000 हो, तो जिंदा बचोगे कैसे? पिता भाई भूखे मरो, इससे अच्छा लड़के मरो। और ऐसी लड़ाई जिसमें ये पता हो कि आप पक्के मरोगे। आपके दिमाग का पहला थॉट ये होता है कि दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा लेके मरूं। मैं तो मरूंगा 1 पर सामने वाले के 2 लेके मरूंगा। मैं तो आज दिन तक यदि आप अकेले हो और 5 लोग आपको मारने के लिए आ जाए और आपको पता ही चल जाए कि जान से मार के जाएंगे, जिंदा छोड़ेंगे नहीं, आपको दिमाग पहला ये आता है कि इनमें 2 पतले कौन से हैं, इनको मैं मारूंगा मरने से पहले। आपको लगता है मेरे पास हथियार नहीं है, आपका दिमाग फिर कहता है कि बटके भर ले इनके, पर इनको कच्चे खा जा, तो इनको आज वापस नहीं जाने देना। एक आधे को तो ये घर पे जाने से निशान लेके साहब फलाना चीज जाके लड़ते। आम आदमी भी ये करेगा, तो वो तो पूरी सेना ही हुआ करती थी। फिर बाहर लड़ने के लिए निकलते। उस समय उनके लड़ने का एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता था कि इनके ज्यादा से ज्यादा मारने। इसलिए अपने ऐसी जो भी लड़ाइयां ना, उनके रिजल्ट बड़े जोरदार है। रिजल्ट यूं मिलेंगे कि किले के अंदर से 8,000 आदमी निकले, 8,000 मर गए, सामने वालों को 28,000 मार के। किले के अंदर से 6,000 निकले, 6,000 मर गए, सामने वालों के 19,000 मार के। तो वैसे रिजल्ट मिलेंगे जिनमें 2 गुना 3 गुना तक मार दिया करते थे। और होता है, हर आदमी कर जाएगा इस प्रकार चीजें, वो तो वेल ट्रेंड सेना हुआ करती थी। पर दिक्कत दूसरी है, आप 10,000 आदमी बाहर 1 लाख से जाके लड़ोगे, कितने मार दोगे? 20 मार दोगे, 30 मार दोगे, फिर भी 70 तो बच गए। 40 मार दोगे तो भी 60 तो बच गए। तो जो 60 बच गए वो किले पे कब्जा करेंगे। ये जो मध्य काल में, मिडिवल में जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे, इनके साथ सबसे बुरी समस्या ये थी कि जैसे ही किले पर कब्जा करेंगे महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। पहले अपनी लड़ाइयां ऐसी नहीं थी। पहले लड़ाइयां ये थी कि भारत में राजा पहले लड़ते थे, राजाओं का काम शुरू से इसी प्रकार करा है। पर पहले ये थी कि एक राजा है, उसने दूसरे राजा को हरा दिया। हराने में 2 हो सकता है, या तो हरा दिया या मार दिया, या तो लड़ता हुआ हार गया या लड़ता हुआ मर गया। अब मर गया, मान लो हरा दिया उसको, हराने के बाद में उसको लकड़ा, तेरा सामान पैक कर, निकल यहां से, ये किला हमारा है, मौका है तेरे पास, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, निकल जाए यहाँ से, सामान लेके निकल। और वो फलाने गांव में जाकर है, कुछ नहीं कहेंगे हम तेरे को। मान लो मर गया तो उसके परिवार को जाके कहते, तो महिलाओं बच्चों किसी प्रकार का हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर किला खाली करो, किला हमारा, हम तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर देंगे, 2 ही गांव मिलेंगे, बाकी पूरी राजधानी हमारे पास रखेंगे। महिलाओं बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाए जाते थे। इन मध्यकाल वाले बाहरी आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य ही महिलाएं थी कि महिलाओं को उठा के ले जाओ, रेप करके फेंक दिया जाए या सेक्स स्लेव बना ली जाए। जब ये स्थितियां आई ना, तो समाज नए तरीके से सोचने पर मजबूर हुआ कि जब टारगेट ही महिलाएं और बच्चे हो गए तो क्या किया जाए। तो महिलाओं का ये कहना था कि जब पूरा परिवार ही खत्म हो रहा है, सारे पुरुष जाएंगे बाहर लड़ते हुए मारे जाएंगे, पूरा देश ही लड़ रहा है इस प्रकार खत्म हो रहा है, तो हम बच के क्या करेंगे? और बच गई तो इस प्रकार से उठा के लेके जाएंगे, इससे अच्छा हम ही मर जाएं। हमारी एक नई परंपरा आई, उस परंपरा को बोलते थे जोहर। क्या बोलते थे? महिलाएं जो थी वो अग्नि में जल जाया करती, साका बोलते ऐसी लड़ाइयों को। क्या बोलते थे? ऐसी जो लड़ाइयां जिनमें अपने जीतने की संभावनाएं कम हुआ करती, दुश्मन की सेना बहुत ज्यादा होती, उनमें जो महिलाएं थी वो अपने आप को आग लगा लिया करती, उसको क्या बोला करते? क्या बोलते? जोहर। उसके बाद सारे पुरुष केसरिए कपड़े पहनते। कैसे कपड़े पहनते? और वो केसरिए कपड़े पहन के बाहर लड़ने के लिए जाते। और अब उनकी लड़ाई का एकमात्र टारगेट होता था कि दुश्मन को अधिक से अधिक मारना है, क्योंकि वो 2 बातें जानता था ठीक तरीके से कि मैं जिंदा बचूंगा नहीं। फिर उसको यह था कि जो सामने खड़े हैं ना, जो मेरे से लड़ रहे हैं, इनकी वजह से मेरा परिवार जल गया, इनकी वजह से मेरा पूरा परिवार समाप्त हुआ है, अब मैं इनको ही नहीं मारूं तो फिर क्या करूं मैं? फिर वो लड़ाई इसी प्रकार की करता था। उन लड़ाइयों में क्या बोलते? साके में क्या क्या 2 बातें होती? महिलाएं तो क्या करती, पुरुष क्या करते? तो 1303 में हमारे यहाँ चित्तौड़ में साका किया गया। क्या किया गया? वो हमारे चित्तौड़ का पहला साका है। साके में क्या क्या 2 बातें होती है? एक महिला है पद्मिनी, रानी का नाम क्या था? पद्मिनी। पद्मिनी 1600 अन्य महिलाओं के साथ जोहर कर लेती है। पुरुष क्या करते थे? केसरिया। लाइन चेंज करके लिखो। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रतन सिंह के 2 सेनापति थे मुख्य, उनके नाम थे गौरा और बादल। अलाउद्दीन खिलजी किले पे कब्जा करता है 25 अगस्त 1303 को। अब वो किले के अंदर घुसा, उसका यह था कि उसका बड़ा नुकसान हुआ बाहर। एक तो 8 महीनों से पड़ा आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए, यार को रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, बाहर बैठे हुए, बाहर ना खाना पीना ढंग से मिल पा रहा है आपको एकदम। दूसरा, जब बाहर अंदर वाले बाहर आए लड़ाई करने के लिए, तो अब अंदर वाले तो 10,000 मरे, आपके 20-30,000 लेके मरे, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ गया। किले के चक्कर में 30,000 की सेना सेट हुआ गया। मैं पर आदमी को लगता है कोई बात नहीं, कितने सैनिक मर जाओ, कितने दुख प्राप्त कर लो, अंदर जाते इसके परिवार को उठा के ले जाऊंगा, महिलाओं और बच्चों को उठा के ले जाऊंगा। अंदर गया तो कुछ ही नहीं, अंदर केवल राख है। तो खिसियानी बिली खंबा नोचे। फ्रस्ट्रेट हुआ आदमी फिर तीसरे किसी पे अपना गुस्सा निकालता है। किले के अंदर निर्ही असहाय पब्लिक पड़ी, जिसका युद्ध से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना, जो खेती करने वाले लोग जो किले के अंदर शिफ्ट कर लिए गए थे सेफ्टी के लिए, उसने सारे के सारे लोगों को कट कर दिया। कई बार इस पे खूब यूं सवाल उठाए जाते हैं कि भाई जोहर क्यों कर लिया उन्होंने, क्यों जल गई महिलाएं, है ना? बीच में पद्मावत मूवी आई थी, तब अच्छे अच्छे लोगों ने टीवी पर बैठ के बात कही थी, ये क्या तरीका है, कोई महिला ऐसे जल क्यों गई, ये तो अपने आप में कायरता है। मणिपुर में अभी घटनाएं भी पता है ना, देखा होगा, तो आपके सामने घटित हुई। एक किसी महिला को नंगा करके
सड़कों पर घुमाया गया था, उसका वीडियो वायरल हुआ। मतलब आपसे देखा भी नहीं जाए, आप यूं चला के बंद ही कर दो, मरने दे यार, ऐसा कैसे देख रहे हैं सर, यहाँ एक महिला नंगी है, लोग उसको रोड पे लेके जा रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं उस बहन को यदि ऐसा करने से पहले ऑप्शन देते कि या तो तेरे साथ एक पुरुषों की भीड़ जाएगी, नंगा करके घुमाएगी, या तू जल सकती है, मर सकती है, वो क्या ऑप्शन चूज करती? भीलवाड़ा में 2-1 साल पहले एक 15-16 साल की बच्ची का गैंग रेप किया गया, फिर उसको भट्टी में जिंदा जला दिया गया। मैं कई बार सोचता हूं कि उस बच्ची को यदि ऑप्शन देते कि तेरे साथ इतना गंदा काम करके तेरे को मार देंगे, या तेरे पास अपने आप मरने का एक अवसर है, वो क्या चूज करती? भारत के संविधान का आर्टिकल 21 कहता है गरिमा युक्त जीवन। जीवन का मतलब इसमें ऑनर हो, लाइफ विद ऑनर, लाइफ विद प्राइड। जिस लाइफ से ऑनर ही समाप्त हो जाए, जिस लाइफ से प्राइड ही समाप्त हो जाए, उस लाइफ का ही क्या करना? कई और सवाल उठाते हैं, महिलाएं लड़ी क्यों नहीं, खुद ही बाहर जाके लड़ लेती। 10,000 आदमी थे तो एक लुगाई मानो तो 10,000 लुगाई आ रही होगी, सारे शादीशुदा ही नहीं रहे होंगे, तो सामने तो 1 लाख बैठे थे। मेरा फिर सवाल है, आज तो डेमोक्रेसी है, इक्वल राइट्स है, महिलाएं कुछ भी कर सकती है, सारे काम के लिए हमने महिलाओं को छोड़ दे रखी है, फिर भी लड़ने के लिए क्यों नहीं भेजते? आर्मी में महिलाएं हैं, फ्रंट पे नहीं है, लड़ने के लिए नहीं भेजते। हम बाकी काम सारे करवाएंगे, कि बाकी काम करवाया जाए, ऑफिसर बनेगी, वो डिसीजन मेकिंग सारे के सारे करेगी, हम वहां नहीं भेज रहे। क्यों नहीं भेज रहे? आज तो इक्वल राइट से भेज देनी चाहिए। अभिनंदन वाला मामला याद है क्या हुआ था? हमारे एक कमांडर थे, पाकिस्तान के एक जहाज को गिराया, हमारे सामने उनकी फोटो आई जिनमें उनका मुंह सूजा हुआ था, पाकिस्तान वाले उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं, और हमारे पूरे देश में क्या भावना थी? छुड़वाओ अभिनंदन को, छुड़वाओ अभिनंदन, हमारे अफसर को कैसे पकड़ ले, यही भावना थी। ठीक उल्टा कीजिए, एक महिला को हम लड़ने के लिए भेजे, उसको पकड़ ले, क्या उसके साथ भी केवल पिटाई करेंगे? और या यदि केवल पिटाई करे या उसके साथ कोई गंदा काम करे और उसका वीडियो वायरल हो, तो हमें और कैसा लगे? इसलिए कुछ चीजें उस हिसाब से तय करनी पड़ती है कि आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। मैं कई बार सोचता हूँ यार, उन महिलाओं की खुद की डिसीजन मेकिंग इतनी जोरदार है कि उन्होंने ये सोचा कि ना कोई दूसरा हमारे हाथ भी ना लगाए, तो दूसरा टच भी कैसे करे, ऐसी जिंदगी से तो मृत्यु बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट तक के डिसीजन है आज के इस डेमोक्रेसी के अंदर, जब यदि जिंदगी जहां लगे कि मौत से भी बदतर होने वाली है, वहां पर आप मौत का चुनाव कर लेते हैं तो भी कोई बुरी बात है। ऐसा ही उन्होंने किया। कईयों ने बीच में और पद्मावत में तो गए, क्यों करना था उनको? अलाउद्दीन के साथ चली जाती तो क्या फर्क पड़ता? इसका मतलब आप महिला को ह्यूमन बीइंग समझते नहीं, वस्तु है जिसको इधर से उधर किसी को दिया जा सकता है। फिर आपकी ह्यूमन राइट्स, आपका फेमिनिज्म, आपका सो कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट, वो कहां है? फिर जब किसी के साथ जाने को, सेक्स लेव बनने को आप विमेन एम्पावरमेंट कहते हो, फिर साइड में रखा जाए इसको, फिर तो उसकी बात ही ना की जाए। फिर दूसरी बात, हर समय की परिस्थितियां अलग अलग होती है। वो समय अलग था, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज का समय अलग है, आज की परिस्थितियां अलग है। हम आज बैठ के उस टाइम की चीजों को सोच ही नहीं सकते, ना आज की परिस्थितियों को 200 साल बाद सोच पाएगा। आज के 500 साल बाद में हो सकता है अपनी संतानें इस बात पर भी हंसेगी अपने पे शायद, यार मम्मी पापा भाई बहन सारे एक साथ रहते थे। आज भी अपने को बड़ा अजीब सा लगता है कि यार 3 पीढ़ी पहले एक 10 टाबर थे, और होता है यार कितने कितने बच्चे पैदा कर लिया करते थे। आज अपने को दूसरी सच्चाइयां हैं, आने वाले टाइम की सच्चाइयां दूसरी होगी। शायद इस बात पे भी लोग हंसेंगे कि लोग रजिस्टर में लिखते थे, मतलब पेन भी होते थे और हाथ से लिखना पड़ता था। उनके पास में आईपैड नहीं थे, डायरेक्ट नहीं लिखते थे क्या उनसे? वो क्या वो बोलते और सीधा नहीं लिखा जाता था क्या? आप पुराना फीता, आज का फीता लेके पुराने टाइप को नाप नहीं सकते। उस टाइम की उनकी सोशल वैल्यूज अलग थी, उनकी सोशल वैल्यूज यही कहती थी, उन्होंने वैसा किया। सवाल यह है कि एक राजा कितना क्रूर है कि सामान्य जनता के 30,000 लोग कट गया। एक दूसरा राजा महाराजाओं की इस प्रकार की चीजें हो जाती थी, लड़ाइयां होती, लड़ाइयों में लोग मरते ही थे, सब राजाओं ने मारे होंगे, पर जनता को इस प्रकार से नहीं मारा, ये बाहर से आए हुए लोगों ने शुरू किया। अच्छा, कई जगह ऐसे एग्जांपल है कि अपने यहाँ के राजाओं ने मार दिया। अशोक का पढ़ते हैं, उस आदमी को रिग्रेट हुआ, तो क्या कर गए रे, हथियार छोड़ दिए। आज के बाद में हथियार के हाथ ही नहीं लगा। उसकी अंतिम लड़ाई है, उसके बाद उसने हथियार हाथ में उठाए। इवन पूरी जिंदगी वो इस बात के लिए लोगों को कहता रहा कि लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। यहाँ भाई साहब 30,000 को काट के किताब में लिखवाए हुए, मजा आया, अगली बार और काटेंगे। तब है कि साहब सोच कैसी है, उस सोच पे सवाल उठाए जाने चाहिए। तो सोच ये है कि भाई सामने जो आए उनमें महिलाओं बच्चों को उठा लिया जाए और बाकी सबको मार दिया जाए। वैसा वैसा उसने किया, कितने लोग कटवाए, तो चित्तौड़ तो बर्बाद हो गया। लोगों को सेना मर गई, राजा मर गया, जनता मार दी, बिल्डिंग्स अंदर घुसे, वो सारी की सारी तोड़ दी, जो खेत वेत थे उनको बर्बाद कर दिए, सब कुछ बर्बाद किया। और बर्बाद करने के बाद में अपने बेटे को यहाँ पे छोड़ा। उसके बेटे का नाम था खिजर खान। क्या नाम था? और कहा बेटे खिजर खान, मैंने तो चित्तौड़ बर्बाद कर दिया, अब तू चित्तौड़ को वापस बसा दे। चित्तौड़ को वापस बसा दे मतलब चित्तौड़ को वापस आबाद कर दे। तो नाम रख दिया चित्तौड़ का खिजराबाद। नाम खिजराबाद क्यों है? क्योंकि खिजर खान आबाद करेगा। खिजर खान आबाद मतलब बसाएगा, मैंने बर्बाद कर दिया, तू वापस बसा ले। हमें क्या पता खिजराबाद किया था कि नहीं किया था। एक पीर हुए, पीर तो समझते हो, जो संत वगैरह होते हैं उनको पीर बोलते हैं। एक पीर है, उनका नाम है धाईबी पीर, और जहां पीरों की पूजा होती है उसको बोलते हैं दरगाह। तो एक दरगाह है, किसकी दरगाह है? धाईबी पीर की दरगाह। वहां पर एक अभिलेख लगा हुआ है। कब का है बताओ, देखे कब का है। इसके अंदर जो है चित्तौड़ का नाम चित्तौड़ नहीं लिखा हुआ, इसके अंदर चित्तौड़ का नाम क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कब का अभिलेख है? इसका मतलब 1325 तक चित्तौड़ का नाम क्या चल रहा है। तभी तो धाईबी पीर की दरगाह वाले अभिलेख में उसका नाम क्या लिखा हुआ है? लिखो।